इस कहानी के पहले भाग का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। ज्योति सब दर्द भूलकर काम में लगी थी। उसने नौकरों की रेल बना रखी थी। ये पर्दे उतार दो, अधीर को ये रंग पसंद नहीं, ये फूल फेंक दो, वाइट लिली और रजनीगंधा के फूल लाओ, ये यहाँ नहीं यहाँ रखो। मेरा बेटा पहली बार घर आ रहा है, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तू लोग भी साफ कपड़े पहन लेना, उसे गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है। उसने लगभग सारे घर का सामान बदल दिया था, फिर वो किचन में लग गई। दोपहर 1 बजे कशिश उठी। उसने अपने कपड़े ठीक किए, अपने मेकअप को हल्का सा टच दिया, फिर अधीर के पास आ गई। अधीर मीटिंग में गया हुआ था। कशिश घड़ी देखे जा रही थी और कमरे में टहल रही थी। वो दिल से अधीर को उसकी फैमिली से मिलाना चाहती थी। वो अधीर की वेट करते करते सो गई। फ़ोन की आवाज़ से उसकी आंख खुली। उसने झट से फ़ोन उठाया। दूसरी तरफ से संजय बोला, कशिश बेटा क्या हुआ, तुम आए नहीं बेटा, हम दोनों तुम्हारा वेट कर रहे हैं, 4 बज गए हैं, अगर उसने नहीं आना था तो बता देता। ज्योति सुबह से पागलों की तरह तैयारियों में लगी है, पर गलती मेरी थी, मैंने उस पर भरोसा किया, वो शुरू से ही ऐसा है, वादा करके तोड़ देता है। कशिश ने घड़ी देखी तो सच में 4 बज गए थे और अधीर अभी तक कमरे में नहीं आया था। वो बोली, पापा मैं अधीर के ऑफिस में ही हूँ, वो मीटिंग में फंस गया है, आप चिंता ना कीजिए, हम ज़रूर आएंगे। लंच पर नहीं आए तो डिनर पर आएंगे, उसके आते ही मैं आपको बताती हूँ, कहकर उसने फ़ोन रख दिया। उसे खुद उन दोनों के लिए दुख हो रहा था, लेकिन अधीर का अभी तक कुछ पता नहीं था। वो हैरान थी कि वो 3 घंटे सोती रही, शायद दवाइयों के कारण ऐसा होगा। अधीर लगभग 5 बजे रवि के साथ कमरे में आया। वो कशिश को अपने कमरे में देखकर बोला, क्या बात है कशिश, कोई काम था? तुम भूल गए, हमें आज पापा के घर लंच पर जाना था। कशिश थोड़े गुस्से से बोली, ओह मेरे दिमाग से ही निकल गया, लेकिन अब तो कुछ नहीं हो सकता, लंच टाइम निकल गया है। अधीर बोला, पापा का फ़ोन आया था, मम्मी ने खुद खाना तैयार किया है, वो सुबह से लगी हुई हैं, मैंने कह दिया है कि हम डिनर पर आ जाएंगे, सो अब चलते हैं। कशिश उसकी मिन्नतें करते हुए बोली। अधीर उसके ज्योति को मम्मी कहने पर उसकी तरफ घूर कर देखा, पर कशिश ने कुछ रिएक्ट नहीं किया। अधीर मान गया। वो नीरज को काम समझाकर कशिश के साथ चल दिया। कार में बैठकर कशिश ने संजय को अपने आने के बारे में मैसेज कर दिया। कुछ देर में वो लोग एक पॉश इलाके में पहुंच गए। यहाँ सभी बड़े बड़े विला थे। कशिश ने आज तक ऐसे घर दूर से ही देखे थे, पर जब से उसकी शादी हुई है वो ऐसे ही घरों में रह रही थी। उनके घर की तरह घर के मेन गेट पर सिक्योरिटी गार्ड थे। उन्होंने अधीर को देखते ही इन दोनों को सलाम किया और दरवाज़ा खोल दिया। फिर वो कार छोड़कर दरवाजे पर पहुंचे तो ज्योति आरती का थाल लिए खड़ी थी और उनके आते ही उनकी पूजा की, फिर उन्हें अंदर लेकर आई। कशिश ने उसके पैर छुए, पर अधीर ने किसी के पैर नहीं छुए, ना ज्योति के ना संजय के। वो अंदर आकर बैठ गया। कशिश ज्योति से बातें करते हुए अंदर आई। तुम दोनों बैठो, मैं चाय लेकर आती हूँ, कहकर वो जाने लगी तो कशिश भी उनके साथ किचन में चली गई। वो किचन में बने पड़े खाने को देखकर हैरान रह गई। उन्होंने जाने क्या क्या बनाकर रखा हुआ था। मम्मी आपने ये इतना कुछ क्या बनाया है, कशिश बोली। कशिश के मुंह से मम्मी शब्द सुनकर उसकी आंख भर आई। ये शब्द सुनने के लिए उसके कान तरस गए थे। वो नम आंखों से मुस्कुराते हुए बोली, मेरे अपने, बस तुम ही तो हो, तुम्हारे लिए भी कुछ ना बनाया तो जीने का क्या फ़ायदा, बस तुम्हें पसंद आ जाए। मम्मी के हाथ का बना हुआ हर खाना स्वादिष्ट होता है, पसंद कैसे नहीं आएगा, कशिश बोली। बहुत प्यारी हो तुम। आजकल की लड़कियां सास ससुर से दूर रहती हैं, वहीं तुम हमें मिला रही हो। ज्योति ने प्यार से उसके गाल सहलाते हुए बोली। कशिश को भी बहुत दिनों बाद माँ का प्यार मिला। वो भी भावुक होकर उनके गले लग गई। उनकी किचन ओपन थी, सो लिविंग रूम में बैठे अधीर ने उन्हें देख लिया। उसे कशिश को देखकर अच्छा लगा। वो आज आया ही कशिश के लिए था। उसने कशिश की बातों में मम्मी पापा के लिए तड़प देखी थी, इसलिए वो यहाँ आने के लिए माना था। अधीर, मुझे खुशी हुई कि तुम यहाँ आए, मतलब तुमने हमें माफ़ कर दिया, संजय बोले। अधीर चिढ़ाने वाली स्माइल बिखेरता हुआ बोला, पापा मैं यहाँ कशिश के लिए आया हूँ, वो पूरा परिवार चाहती है, उसे पूरा परिवार देने के लिए मैं आया हूँ। बाकी आपने कोई गलती नहीं की तो माफ़ी की बात नहीं। आपकी अपनी लाइफ है, आपको उसे अपने ढंग से जीने का हक है, मैं नाराज़ होने वाला कौन होता हूँ। संजय रायजादा ने अधीर से कहा,
तुम ही सब कुछ हो बेटा, हमारा तुम्हारे सिवा कोई नहीं है, ये तुम भी जानते हो। मैंने कभी तुम्हारी मम्मी को भी दोषी नहीं माना। मैं जानता हूँ मेरी गलती थी, मैं तुम्हें समय नहीं दे सका। पर मुझे रीता का ज़रा सा भी पता होता तो शायद ये कुछ ना होता। असल में उस वक्त अपने थीसिस के कारण बिजी था। मुझे रीता पर पूरा भरोसा था कि वो तुम्हारा ध्यान रखेगी और मुझसे वफादार रहेगी। पर जब रीता चली गई तो मैं नहीं चाहता था तुम्हारे मन पर बुरा असर पड़े, इसलिए मैंने झूठ बोला कि सारी गलती मेरी है। पर अब तुम बड़े हो गए हो। वो आगे कुछ कहते कि ज्योति और कशिश दो नौकरों के साथ चाय नाश्ता लेकर आ गई। अधीर ज्योति के सामने चुप होकर बैठा रहा। ज्योति उससे प्यार से बातें किए जा रही थी। अधीर, तुम्हारी पत्नी कशिश बहुत अच्छी है, क्या तुम इसे आगे भी मुझसे मिलाने ला सकते हो? अधीर कुछ नहीं बोला, बस सिर हिला दिया। ज्योति उसके सिर हिलाने से ही खुश हो गई और बोली, थैंक यू बे अधीर। वो बेटा कहने वाली थी पर उसे बचपन की एक बात याद आ गई और उसने उसे अधीर ही कहा। बचपन में एक बार उसने अधीर को बेटा कहा था तो अधीर सामान उठाकर फेंकने लगा और उसने इसे कहा, मैं आपका बेटा नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपनी मम्मी का बेटा हूँ, यहाँ दोबारा मत आना। उस दिन से वो चोरी से इसके घर आती जाती और कभी इसके सामने नहीं आई। कशिश उन लोगों के बीच की दूरियों को देख रही थी। अधीर ने अपने पापा से पूछा, खाना तैयार है? संजय ने ज्योति की तरफ देखा। हाँ तैयार है, आओ डाइनिंग रूम में चलो, ज्योति बोली। फिर वो चारों डाइनिंग रूम में आ गए। सब चुपचाप खाना खाने लगे। कशिश एक एक ढक्कन उठाकर अधीर को खाना परोसने लगी। अधीर खाने को देखने लगा। उसके चेहरे के भाव बदलने लगे। उसे हैरानी हो रही थी कि ज्योति को उसकी फेवरेट सब्जियों के बारे में कैसे पता। शायद लीजा आंटी ने बताया होगा। ये सोचकर वो खाना खाने लगा। वो जैसे जैसे खाना खा रहा था उसे बचपन का वो खाना याद आ रहा था। वो इस बात को कभी नहीं भूल सकता था। ये कैसे हो सकता था? शायद ज्योति ने ये भी लीजा आंटी से सीख लिया हो। पर इतना परफेक्ट कोई नहीं होता। जितना मर्जी कोशिश कर ले कोई ना कोई कमी रह ही जाती है। कहीं पहले भी सारा खाना ज्योति ही तो नहीं बनाती थी। उसने भरपेट खाना खाया। ज्योति खुश थी कि उन दोनों को उसका बना खाना पसंद आया। फिर जब ये दोनों जाने लगे तो ज्योति ने कशिश को एक डायमंड सेट दिया और अधीर को कुछ कागज़ दिए। अधीर ने थैंक यू कहा और वो कागज़ कशिश को पकड़ा दिए। संजय अंदर गए और अंदर से एक बंद डिब्बा लाकर अधीर को दिया। फिर चलते वक्त कशिश ने दोनों के चरण छुए तो अब अधीर ने भी दोनों के पैर छुए और वो वहाँ से चले आए। ज्योति ने खुशी से दोनों को विदा किया। वो उन्हें रोकना चाहती थी। उसने कमरा भी तैयार करवाया था पर उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो उन्हें रोक सके। घर आकर कशिश ने वो डिब्बा, कागज़ और डायमंड का सेट अधीर को पकड़ा दिया। अधीर ने सेट की तरफ इशारा करके कहा, इसे अपने पास ही रखो, इन्होंने तुम्हें दिया है। पर इसकी असल हकदार तो तृषा है, मैं ये नहीं ले सकती, वो बोली। अधीर का सारा मूड बिगड़ गया। वो बोला, तृषा को मैं खुद ले दूंगा, उन्हें इन सब की ज़रूरत नहीं है, कहकर वो डिब्बा और कागज़ लेकर स्टडी रूम में चला गया। उसने पहले कागज़ देखा। ये वो प्रॉपर्टी थी जो ज्योति को अपने पहले पति से मिली थी। अधीर देखकर हैरान हो गया कि उसके पास इस प्रॉपर्टी के सिवा और कुछ नहीं होगा और वो भी उसने इसे दे दी। उसे याद आया एक बार इसने ज्योति को बहुत बुरा भला कहा था। ये भी कहा था कि वो प्रॉपर्टी के कारण इसके पापा के पीछे पड़ी है, पर इसने साफ कह दिया है कि ऐसा कुछ नहीं है। वो बोली, मुझे प्रॉपर्टी नहीं, मुझे बस तुम एक बार माँ कह दो, मेरे लिए यही सबसे बड़ा खजाना होगा। उसे आज समझ आया कि वो सच कह रही थी। उसने तय किया कि वो ये प्रॉपर्टी लौटा देगा। उसके बाद उसने पापा के दिए डिब्बे को खोला। उसमें कुछ पुराने खत पड़े थे। ये खत उसकी माँ के लिखे हुए थे। उसने एक खत निकाला और पढ़ने लगा। संजय, जब तक तुम्हें ये खत मिलेगा मैं बहुत दूर जा चुकी होंगी। मुझे तुमसे कभी प्यार नहीं मिला। तुमने मुझे एक नौकरानी और आया बना कर रखा, लेकिन अब मुझे मेरा प्यार मिल गया है। मैं जा रही हूँ। घर में पड़े 10 लाख भी मैं अपने साथ ले जा रही हूँ। मुझे ढूंढने की कोशिश ना करना, रीता। खत पढ़कर वो हैरान रह गया। उसकी मम्मी ने एक भी बार उसके बारे में नहीं लिखा। उल्टा वो इसे संभालने को आया बनना कह रही थी। उसके पापा तो कह रहे थे कि मम्मी उनसे नाराज़ होकर मामा के घर चली गई हैं। ये तो उसे तब पता चला जब लोगों ने इसे ताने दिए कि उसकी मम्मी किसी के साथ भाग गई हैं। पर इसे यही लगता था कि उसके पापा ने ही ये बात फैलाई होगी।
उसकी मम्मी तो बहुत ही अच्छी थी। उसने दूसरा और आखिरी खत निकाला। ये पहले खत से लगभग 1 साल बाद का था। वो पढ़ने लगा। संजय, फ़ोन के ज़माने में खत लिख रही हूँ क्योंकि तुमने कहा था कि तुम मेरी आवाज़ भी नहीं सुनना चाहते। तो बात यह है कि हम इंग्लैंड जा रहे हैं हमेशा के लिए। तुम तलाक के पेपर ले आना, मैं साइन कर दूँगी। हाँ, हमारे बीच जितने पैसों की बात हुई उतने लेकर आना, नहीं तो मैं पेपर पर साइन नहीं करूँगी। तुम्हें ऐसे ही लटका कर रखूँगी। वैसे भी मैंने कौन सा वापस आना है, रीता। अब अधीर को सारी बात साफ होने लगी कि इसकी मम्मी की इमेज जो उसने बना रखी थी वो उसकी असली इमेज से बिल्कुल अलग थी। इसका मतलब जब ज्योति यहाँ आती थी तब मम्मी पापा का तलाक हो गया था और मैंने जाने उन्हें क्या क्या सुना दिया। अनजाने में मैंने उनका बहुत दिल दुखाया है। उसे अब अपने पापा और ज्योति की सभी बातें याद आने लगी। उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा था। वो सोचता था कि उसकी मम्मी उससे दूर होकर मर गई होंगी, पर उससे उलट वो तो विदेश में आराम से ज़िंदगी जी रही हैं। उस डिब्बे में कुछ सामान भी पड़ा था। उसने एक एक निकाल कर देखे। ये वो गिफ्ट थे जो ज्योति उसके हर बर्थडे पर इसे देती थी और ये देखे बिना फेंक देता था। पर दूसरी बार के बाद से तो ज्योति ने गिफ्ट दिए ही नहीं, तो फिर ये इतने सारे कैसे? ओह, हो सकता है कि ज्योति ने पापा को दिए हों, पर पापा ने मुझे दिए ही नहीं होंगे। उसने एक एक गिफ्ट खोल कर देखा। हर गिफ्ट उसकी पसंद का था। उसे हैरानी हो रही थी कि ज्योति उसे इतनी अच्छी तरह समझती है, जबकि उसकी अपनी मम्मी ने उसके बारे में एक बार भी नहीं सोचा। उसने सारे गिफ्ट एक लाइन में रख दिए। ये 15 गिफ्ट थे। उसे इसमें ज्योति की तपस्या और ममता दिख रही थी। उसकी आंखें भर आई। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि उसने ऐसा क्यों किया। उसके दिल से ज्योति के प्रति सारी नफरत निकल गई और उसकी जरा तरस ने ले ली, जो अब प्यार में बदल रही थी। उसने तय किया कि वो सुबह ही जाकर उनसे माफ़ी मांग लेगा। कुछ खटपट की आवाज़ से कशिश की आंख खुल गई। उसने देखा कि स्टडी रूम से रोशनी आ रही थी। वो उठकर स्टडी रूम के दरवाजे पर गई और दरवाज़ा नॉक किया, लेकिन कोई नहीं बोला। उसे अंदर से रोने की आवाज़ आई। वो दरवाज़ा खोलकर अंदर गई तो अधीर काउच के पास नीचे बैठा रो रहा था। उसके सामने बहुत से गिफ्ट खोले पड़े थे। उनमें स्केच बुक, पोस्टर कलर, शर्ट, टाई, फाउंटेन पेन, क्रिकेट किट और हॉट व्हील की कारें आदि पड़े थे और अधीर उनके पास बैठा रो रहा था। पास ही वो डिब्बा पड़ा था। उसे अब समझ आ गया। कशिश ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो अधीर ने कशिश की तरफ देखा और उससे लिपट गया। कशिश गिरते गिरते बची। वो अधीर को संभालते हुए नीचे बैठ गई। अधीर उससे लिपटा बहुत देर रोता रहा। कशिश उसकी पीठ को सहलाती रही। वो ऐसे ही नीचे बैठे बैठे सो गया। अगले दिन जब अधीर की आंख खुली तो उसने कशिश को अपनी बाहों में पाया। उसे रात की बातें याद आ गई। वो उठा। उसने धीरे से कशिश को उठाया और लेकर बेड पर लिटा दिया। फिर उसके माथे पर किस की। ये उसकी आदत बन गई थी। कशिश के चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आ गई। उसे लग रहा था कि ये सब वो सपने में देख रही है। अधीर ने उसके फ़ोन पर मैसेज किया, मैं तुम्हें आज की छुट्टी देता हूँ, तुम घर पर रहकर आराम करो। वो नीचे आया तो उसे डाइनिंग रूम में लीजा मिल गई। वो उसे देखते ही बोला, आंटी, कशिश रात को लेट सोई थी इसलिए उसे सोने देना। मैंने उसे आज की छुट्टी दे दी है। लीजा उसकी बात सुनकर शर्माते हुए मुस्कुरा दी। अधीर को उसकी स्माइल से पता लगा कि कशिश के लोट सोने का मतलब इन्होंने कुछ और ही समझ लिया है, तो वो बोला, असल में हम देर रात तक काम करते रहे ना, इसलिए। पर उसे खुद की बात खुद ही अजीब सी लगी तो वो चुप हो गया। ओके ओके, कोई बड़ी बात नहीं है सन, तुम्हारा नाश्ता लगा दूं? लीजा ने उसी तरह मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ जी, लगा दो। फिर कुछ सोचकर बोला, आंटी, एक बात पूछूं? यस माई सन, तुम ऐसा क्यों बोल रहा है? लीजा ने हैरानी से पूछा। जब मैंने ज्योति आंटी को खाना लाने से मना किया था तब से आप ही खाना बनाती थी ना? अधीर ने झिझकते हुए पूछा। आज से पहले तुमने कभी पूछा ही नहीं, आज पूछ रहे हो तो बताती हूँ। तुमने ज्योति मैडम को यहाँ आने और खाना बनाने से रोका था, पर वो रोज़ पहले ही की तरह आती थी और तुम्हारे लिए खाना बनाती थी, बस तुम्हारे सामने नहीं आती थी। जब तुम कॉलेज में थे तब वो उनकी लीवर की सर्जरी हुई थी, तब तक मैंने सब बनाना सीख लिया था, इसलिए उसके बाद वो नहीं आई, पर हमेशा तुम्हारे बारे में पूछती रहती थी। बहुत अच्छी हैं वो, लीजा बोली। अधीर को इस बात का एहसास कल उनके घर खाना खाते हुए ही हो गया था।
उसने ओके कहकर नाश्ता करने लगा। वो नाश्ता करते हुए सोच रहा था कि ज्योति कितनी अच्छी है और वो यूं ही उसे बुरा समझता रहा। संजय रायजादा का घर। नाश्ता करने के बाद वो सीधे अपने पापा के घर गया। वो लोग हॉस्पिटल जाने को तैयार हो रहे थे। जब उन्हें नौकर ने बताया कि अधीर आया है तो वो भागे भागे लिविंग रूम में आए। क्या बात है अधीर, सब ठीक तो है ना? संजय ने पूछा। तुम इतनी सुबह सुबह आए, कशिश ठीक है? ज्योति बोली। अधीर उठकर उनके पास गया, उनके चरण छुए और संजय के गले लगकर रोते हुए बोला, पापा आपने मुझे वो खत पहले क्यों नहीं दिखाए? अगर पहले दिखा देते तो मेरे दिल में आपके लिए नफरत नहीं होती, हम साथ रह रहे होते। संजय उसके इस तरह गले लगने से हक्का बक्का सा रह गया। वो बोला, रो मत अधीर, उस वक्त जो मुझे ठीक लगा मैंने किया और जो तुम्हें ठीक लगा वो तुमने किया। मुझे डर था कि अगर मैं तुम्हें बता दूंगा तो तुम्हारे बाल मन में जो तुम्हारी मम्मी की इमेज है वो खराब हो जाएगी, बस इसलिए नहीं बताया। चलो अब पता चल गया, अब सब ठीक हो जाएगा, उन्होंने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा। फिर अधीर ने ज्योति का हाथ पकड़कर कहा, मैं आपका भी बहुत बड़ा गुनाहगार हूँ। आपने मुझे एक माँ की तरह प्यार किया पर मैं हमेशा आपको बुरा भला कहता रहा। मैं आपसे माफ़ी मांगने के काबिल भी नहीं हूँ, फिर भी आई एम सॉरी मम्मा। ज्योति की आंखें झरने की तरह बहने लगी। वो इसके मुंह से माँ शब्द सुनने के लिए तरस गई थी। आज इतने सालों बाद उसके मुंह से ये शब्द सुनकर उसकी ममता आंखों से बह निकली। उसने अधीर को कसकर गले लगा लिया। संजय भी पास खड़ा उन्हें देखकर रो रहा था। फिर उसने उन्हें ऊपर से गले लगा लिया। अधीर, अगर मैं तुम्हें एक शर्त पर माफ़ करूंगी, तुम्हें हमारे साथ इसी घर में रहना होगा। जितने दिन बाकी बचे हैं मैं साथ बिताना चाहती हूँ। ज्योति बोली तो अधीर ने बिना सोचे समझे हाँ कर दी। फिर ज्योति संजय से बोली, संजय आज छुट्टी ले लो, आज हम अपने बेटे के साथ दिन बिताएंगे। वो उसे ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर ले गई। वहाँ पहला कमरा खोला तो वो बेडरूम था। उसे अधीर की पसंद के मुताबिक तैयार किया गया था। वो हैरान था कि ज्योति एक माँ की तरह उसके बारे में सब जानती है। दीवारों पर हल्का नीला रंग था, बेड पर भी वैसी ही चादर थी, साथ में क्लोक रूम था, बाहर बड़ी सी बालकनी थी और टॉयलेट था। फिर वो उसे बाहर ले आई। इससे आगे स्टडी रूम था, फिर बड़ा सा जिम और साइड में पूल था। देखो बेटा, सब ठीक है ना? अगर कुछ बदलना चाहो तो बदल लेना। मैंने ये तुम्हारे लिए ही बनवाया था, मुझे पता था एक दिन तुम जरूर आओगे, कहकर उसने फिर से उसे गले लगा लिया। आप लोग काम पर जाओ माँ, मैं शाम को कशिश को ले आऊँगा। अधीर बोला तो ज्योति मान गई। फिर तीनों वहाँ से निकल गए। अधीर घर वापस आ गया। कशिश डाइनिंग रूम में नाश्ता कर रही थी। वो अधीर को देखकर हैरान हो गई। उसने पूछा, अधीर क्या हुआ, तबीयत ठीक है? अधीर मुस्कुरा दिया। क्या वो इतना बड़ा वर्कहोलिक है? काम पर ना जाने से सब सोच रहे हैं कि इसकी तबीयत भी ठीक है। ये वो बोला, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं पापा के पास गया था, मैंने तय किया है कि अब हम वहीं रहेंगे उनके साथ। अधीर को आस थी कि उनके साथ रहने से कशिश और उसका रिश्ता भी सुधर जाएगा। और सबसे बड़ी बात, वहाँ बेडरूम के साथ स्टडी नहीं है। ये सोचकर ही वो मुस्कुरा दिया। कशिश भी खुश हो गई। वो जो चाहती थी वो हो गया। उनके साथ रहकर उसे अपने मम्मी पापा की कमी महसूस नहीं होगी। वो हमेशा से ही परिवार में रहना चाहती थी। उसने कभी नहीं चाहा था कि वो अपने पति के साथ अकेली रहे। उसका ये सपना पूरा होने जा रहा था। अधीर, हम लीजा आंटी का क्या करेंगे? कशिश ने पूछा। उन्हें भी साथ ले चलते हैं, अगर वो जाना चाहे तो उन्हें रिटायर कर देते हैं। मैं उनसे पूछता हूँ वो क्या कहती हैं, कहकर अधीर ने लीजा को आवाज़ दी। लीजा के आने पर उसने पूछा, आंटी जी हम लोग पापा के घर जा रहे हैं, आप यहाँ अकेली क्या करोगी? आप भी हमारे साथ चलो। बेटा, मैं बहुत देर से अपने गांव जाना चाहती हूँ, अगर तुम लोग वहाँ जा रहे हो तो मैं अपने गांव चली जाती हूँ, लीजा बोली। ठीक है आंटी जी, जैसी आपकी मर्जी। आप जब तक यहाँ रहना चाहे रहिए, जब जाएंगी तो मुझे बता दीजिएगा, अधीर बोला। लीजा बोली, बेटा मैं अगले महीने जाने की सोच रही हूँ। ठीक है, आप जाने से पहले बता दीजिएगा। फिर वो कशिश से बोला, तुम अपनी पैकिंग कर लो, ज़्यादा कुछ ले जाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ कपड़े ले चलो, बाकी कुछ रह भी गया तो आकर ले जाना। कशिश बोली, ठीक है, कब जाना है? शाम को चलेंगे, अभी मैं कंपनी हो आऊँ, अधीर बोला। कशिश बोली, अधीर मैं मीना से मिला हूँ, बहुत दिन हो गए हैं, हम मिलकर बैठी नहीं हैं। मिल आओ, तुम्हें ऐसी बातों के लिए मुझसे पूछने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बता दिया करो।
तुम मेरी पत्नी तो हो पर तुम्हारी अपनी भी जिंदगी है, अधीर बोला। सुनकर कशिश मन में खुश हो गई। अधीर चला गया था, लेकिन वो बैठी सोचे जा रही थी कि कैसे अधीर ये बात बताने घर आया। वो फ़ोन पर भी बता सकता था। कशिश को लग रहा था कि शायद अधीर उसे चाहने लग गया है। आर कंपनी। अधीर कंपनी में आकर भी खुश था। उसका मूड जो अच्छा था वो अपने और कशिश के आने वाले जीवन को लेकर बहुत आशावादी था। नीरज ने आकर उसे बताया, सर आज एक बड़े स्टार लाइन वाले मिस्टर दीवान के साथ मीटिंग है अपने रेस्टोरेंट में। ओके, अब 12:30 तो बज गए हैं, चलो निकलते हैं। कहकर वो उठा। उसने कुर्सी पर टंगा अपना कोट उठाया और अपनी बाह पर रखकर चल दिया। नीरज उसके पीछे चल दिया। साइन रेस्टोरेंट। अधीर और नीरज हमेशा की तरह अपनी फर्स्ट फ्लोर वाले केबिन में बैठते थे, सो वो वहाँ स्टार लाइन वाले की वेट कर रहे थे। लेकिन जब स्टार लाइन का मालिक वहाँ आया तो अधीर और नीरज उसे देखते रह गए। उसने आकर मुस्कुराकर हाथ बढ़ाकर कहा, हेलो मिस्टर अधीर रायज़ादा, मैं स्टार लाइन का ओनर सौरी दीवान। अधीर ने हाथ मिलाया और बोला, तुम यहाँ कैसे? मेरा मतलब है तुम तो डॉक्टर हो। सौरी सीरियस होकर बोला, हाँ मैं डॉक्टर हूँ। ये कंपनी मेरे पापा की है। पिछले महीने ही मेरे पापा बिजनेस ट्रिप पर लंदन गए थे। वहाँ उनको हार्ट अटैक आ गया, सो मैं वहाँ गया था। अब पापा अपनी कंपनी संभाल नहीं सकते तो मुझे आना पड़ा है। अधीर बोला, तुम मिस्टर दीवान के बेटे हो? अब कैसी तबीयत है उनकी? अब पहले से ठीक है। राइट साइड पर असर हुआ है, थेरेपी करा रहे हैं, देखते हैं कब तक फ़र्क पड़ता है, सॉरी बोला। अधीर ने पूछा, वो इंडिया में हैं या अभी भी इंग्लैंड में ही हैं? उन्हें वापस ले आया हूँ, सॉरी बोला। अधीर ने सलाह दी, एक बार डॉक्टर संजय रायज़ादा को दिखा देना, मैं उनसे बात कर लूँगा। क्या संजय सर? तुम? क्या वो तुम्हारे रिलेटिव हैं? सौरी ने उनके सरनेम एक होने के कारण पूछा। हाँ वो मेरे पिता हैं, मैं तुम्हें उनका नंबर दे दूँगा, तुम बात कर लेना, अधीर बोला। हाँ ज़रूर, मैं चाहता था पर उनके पास समय ही नहीं होता। अगर तुम कह दो तो वो शायद देख लें, सौरी बोला। हाँ मैं कह दूँगा। चलो अब बिजनेस पर आए, मीटिंग का मकसद क्या है? अधीर ने पूछा। सॉरी बोला, असल में मुझे पापा ने तुमसे मिलने को कहा था। हमारे कुछ ड्रग्स तुम लोग कॉस्मेटिक के लिए यूज करते हो। पापा के कारण इस बार हम वो सप्लाई नहीं कर सके, मैं उसी बारे में बात करने आया हूँ। अधीर बोला, हाँ मैंने फ़ोन किया था, तुमने कॉन्ट्रैक्ट तैयार किया हुआ है? हाँ मैं ले आया हूँ, ये लो चेक कर लो, सॉरी ने उसे कॉन्ट्रैक्ट देते हुए कहा। अधीर ने कॉन्ट्रैक्ट देखा और उसमें साइन कर दिए। दूसरी साइड सॉरी ने साइन कर दिए। फिर उन्होंने काफ़ी मंगवाई और इधर उधर की बातें किए जा रहे थे। अधीर का घर। कशिश ने मीना को मिलने के लिए अपने घर बुला लिया था। मीना जल्द ही आ गई। दोनों मिलकर बहुत खुश हुई। मीना को कशिश में कुछ बदलाव सा लग रहा था। उसने उससे पूछा, कशिश बात क्या है? तेरे चेहरे पर अजीब सी खुशी दिख रही है। कहीं तू फिर से उसके प्यार में तो नहीं पड़ गई? उस दिन जब तुम हमारे घर आए तब भी तेरे चेहरे पर ऐसी ही खुशी थी। कशिश बोली, तेरा दिमाग खराब है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अब अधीर का बिहेव में कुछ बदलाव आ रहा है। उसने खुद कहा है कि अब हम दोस्त बनकर रहते हैं। मैंने उसे उसके मम्मी पापा से मिला दिया है। हम लोग आज शाम उनके घर में शिफ्ट कर जाएंगे। मीना बोली, हो तो यही सब तेरे चेहरे पर झलक रहा है। कशिश तू क्यों इतना खुश हो रही है? देख तू फिर से उसके प्यार में मत पड़ जाना। तुझे पता है कि साल बाद त्रिशा ने आ जाना है और तब ये तुझे चाय में गिरी मक्खी की तरह बाहर निकाल कर फेंक देगा। तब मेरे लिए तुझे संभालना मुश्किल हो जाएगा। अभी 1 महीना ही हुआ है, तू अभी से उसकी तरफ खींची जा रही है, बाकी के 11 महीनों में क्या करेगी? कशिश सोचते हुए बोली, हाँ मैं ये मानती हूँ कि मुझे इससे प्यार है, पर मैं खुद पर काबू रखूँगी। मीना तू ही बता मैं क्या करूँ? सुन, तू खुद को किसी और के प्यार में डाल ले। अगर ये तुझे अच्छा ही नहीं लगेगा तो प्यार होगा ही नहीं, और अगर तू किसी और को चाहेगी तो तुझे इसका करीब आना खुद ही अच्छा नहीं लगेगा, मीना बोली। अब मैं किसी और से प्यार कैसे कर सकती हूँ भला? कशिश हैरानी से बोली। मीना को जैसे कुछ याद आया, कशिश शौर्य आ गया है, मैं मम्मी को चेक कराने हॉस्पिटल गई थी, वहाँ मिले थे, तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। मैंने कह दिया कि ठीक हो, पर तुम्हारी शादी के बारे में नहीं बताया। ओह अच्छा किया, पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे वो, और अगर अधीर को मिल गया तो वो तो पता नहीं क्या करेगा, कशिश ने चिंता जताई। मीना कुछ सोचते हुए बोली, तुम ऐसा क्यों नहीं करती? खुद ही अधीर को बता दे कि तू सौरी को पसंद करती है, इससे वो तेरे पास ही नहीं आएगा।
तेरा दिमाग सच में ख़राब हो गया है क्या? तुझे अधीर के गुस्से का नहीं पता? वो मुझे भी मार डालेगा और शौर्य जी को भी। तू बीच में आई तो तुझे भी ख़त्म कर देगा। ऐसा आदमी है वो। मैं उसके साथ रहती हूँ तो उसे अच्छे से जानती हूँ। कभी गलती से भी उसके सामने ये बात मत कर देना, कशिश गुस्से से बोली। मीना बोली, ओके बाबा, मैं कोई पागल थोड़े ही हूँ जो अधीर को बताऊंगी। उसके साथ ज़्यादा तो नहीं रही पर उसे इतना तो जानती हूँ कि वो कितना खड़ूस है। पर मुझे तेरी फिक्र है। कोई नहीं, तू चिंता ना कर, मैं ऐसा कुछ होने नहीं दूंगी। सॉरी जी ठीक है? कशिश ने पूछा। हाँ अब तो ठीक है, तुम्हारी शादी का पता लगने पर उसका क्या हाल होगा कुछ कह नहीं सकते, मीना बोली। सुनकर कशिश भी दुखी हुई पर वो कर भी क्या सकती थी। मीना के जाने के बाद भी वो उसकी बातें याद करती रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो सौर्य से कैसे सामना करेगी। शाम को अधीर घर आया तो कशिश ने पैकिंग कर रखी थी। अधीर ने अपने कपड़े लिए और वो संजय के घर आ गए। ज्योति ने उनके आने की सारी तैयारी कर रखी थी। उनके आते ही उसके चेहरे पर ऐसी खुशी थी जो संजय ने इतने सालों में नहीं देखी थी। उसे पता नहीं था कि ज्योति उस रेगिस्तान की तरह थी जो बारिश की बूंदों के लिए तरस रही थी। आज बारिश आने से उसके दिल के रेगिस्तान पर ममता की बारिश हुई थी। कशिश भी बहुत खुश थी। उसे मम्मी पापा जो मिल गए थे। सबने मिलकर खाना खाया। फिर कशिश ज्योति के साथ बाहर सैर करने गई। ज्योति ने पूछा, एक बात पूछूं, तुम्हारे घर में कौन कौन है? कशिश बोली, मेरे मम्मी पापा और भैया थे, वो कोरोना में मारे गए थे। अब नाना जी की ही फैमिली है। दादा दादी बहुत पहले गुजर गए थे और कोई नहीं है। ओह सॉरी बेटा, मुझे पता नहीं था। ज्योति को अपने पूछने का अफसोस हुआ। कशिश उससे बोली, ऐसी कोई बात नहीं है मम्मी जी, आप अफसोस क्यों कर रहे हो? आपको पता ही नहीं था, वो लोग घर आ गए हैं। कशिश कमरे में आई तो अधीर अभी कमरे में नहीं आया था। उसने अंदर देखा कि कमरे में एक ही बेड था। वहाँ ना तो सोफा था ना कोई टेबल। उसे चिंता होने लगी कि वो अधीर के साथ एक बेड पर कैसे सोएगी। वो बेड पर बैठी सोच रही थी कि अधीर कमरे में आ गया। उसे ऐसे देखकर अधीर बोला, तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हारे साथ सोने में इंटरेस्ट है? तुम खुद को समझती क्या हो? सो जाओ आराम से, मैं स्टडी में जाकर सो जाऊंगा। कहकर वो अपना तकिया लेकर जाने लगा तो कशिश ने उसे रोक लिया और बोली, नहीं रुक जाओ, तुम बाहर नहीं जा सकते। पापा या मम्मी ने देख लिया तो हमारी नकली शादी के बारे में जान जाएंगे। अधीर ने एक पैर आगे बढ़ाया हुआ था और दूसरा पीछे था। वो दिखा रहा था मानो वो सच में चला जाएगा। कशिश की बात सुनकर वो मन ही मन मुस्कुरा रहा था। वो बोला, तुम इतना कहती हो तो मैं रुक जाता हूँ, नहीं तो मुझे भी तुम्हारे पास सोने का कोई शौक नहीं है। वो मन ही मन बहुत खुश हो गया। वो तो यही चाहता था कि कशिश उसे रोक ले और सारी रात वो उसे निहारता रहे। आगे क्या होगा कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।